नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं अनुपम मिश्रा जी और अनुपम मिश्रा जी से आप 21 मार्च को मिल सकते हैं मुंबई में। अभी भी सेशंस की स्पॉन्सरशिप्स खुली हुई हैं। कई सारे सेशंस जो हैं उनके स्पॉन्सर्स आप बन सकते हैं। और आपको ये भी बता दें कि 4 5 से 7 5-7 टिकट बचे हैं, बाकी हाउसफुल है। और इसको आप यदि वहाँ से नहीं देख पाएँ, रजिस्टर नहीं करा पाएँ तो आप लाइव देख सकते हैं। और थोड़ा यदि आप सपोर्ट कर देंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। अनुपम जी, आप क्या सोचते हैं इस इवेंट के बारे में? नहीं, I'm seriously impressed and I'm not easily impressed, लेकिन I'm seriously impressed कि आप एक बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप। और दिस इज व्हाट आई कीप ऑन टेलिंग माय व्यूअर्स आल्सो। कई बार मैं ऑनलाइन बताता हूँ, कई बार मिल के बताता हूँ कि साहब एक देखिए, हर आदमी का अपना एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। हम लोग कोई मशीन कंप्यूटर नहीं है ना जो सब लोग एक तरह सोचे। लेकिन डिस्पाइट द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, आप जिस तरह के लोगों को आप इकट्ठा करके एक इतना बड़ा मंच देते हैं, और साल में अब तो 2 बार दे रहे हैं, 2 बार हो सकता है, अगर पुणे वाला भी करेंगे तो 3 बार। तो इट्स अ ह्यूज पुणे थिंग। वाला नहीं करेंगे, ये अगली बार ओके, तो काशी का सोच रहे हैं। काशी के करिए, बहुत अच्छा रहेगा। मैं तो क्या चाहता हूँ कि प्रयागराज में करिए आके। और लेकिन चलिए, काशी करिए, लखनऊ करिए, जहाँ भी करिए, यूपी में करिए। बट द पॉइंट इज कि बड़ा काम कर रहे हैं आप। लेकिन जितनी बार आपकी इस इवेंट की बात होती है, उतनी बार मैं लोगों को ये भी बताता हूँ कि द मैन ऑन द स्क्रीन इज मिस्टर संजय दीक्षित, द मैन बिहाइंड द शो इज श्रोते, योर सन। उसको प्रेज यस, देना मैं नहीं भूलता। बिल्कुल देना चाहिए 100%। अब आप देख रहे हैं, मैं आरंभ करूँगा आज का कार्यक्रम ममता दीदी के शांत हो जाने से। ममता दीदी अचानक शांत हो गई, क्या हुआ? पता नहीं, हो सकता उनके इलाके का थानेदार ही बदल गया हो। एक बात बताऊं आपको, उनके हाँ, इलाके का यानी कैलकाटा साउथ का जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर है वो बदल गया। भवानीपुर उसी कैलकाटा साउथ में आता है। देखिए, हो गया ना, उनके इलाके की थानेदार ही बदल गया। और आज सुप्रीम कोर्ट ने ममता दीदी को इतनी बुरी झाड़ पिला दी, जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने। इतनी हम्म, ज्यादा आपने आपने देखा कि नहीं देखा? हाँ देखा, अरे देखा साहब, देखा। हाँ। तो ये क्या मतलब तमाशा, गुंडागर्दी बजा रखी है आपके यहाँ। सारे मुख्यमंत्री ऐसे ही करेंगे तो कैसे होगा? अच्छा, आज ये फिर समय लेके भागी हैं। आज ये फिर समय लेके भाग, बल्कि जब समय मांगा तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि कब तक समय लेंगे भाई, आप हर बार समय लेते हैं, हर बार समय लेते हैं, आप हमें डिक्टेट नहीं कर सकते। आप हमको डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो मैं समझ, अच्छा, अगली डेट क्या है मैं देख नहीं पाया। व्हाट इज द नेक्स्ट डेट? वो मैंने भी नहीं देखा, तो बीच में देख रहा था मैं। पहला जो भी होगी वही 23 अप्रैल के तो पहले ही होगी, 23 अप्रैल के तो पहले ही। 23 को साहब 29 तक है, बल्कि 4 हाँ मई तो तक है। हाँ तो बड़ी मतलब मैं देख रहा हूँ ममता से लेके केजरीवाल तक सब कोर्ट से बड़ी संकट में है। तो अब तो ममता तो केजरीवाल की तरह ये भी गुहार नहीं लगा सकती कि मेरा जज बदल दो। आप तो पहले से सुप्रीम कोर्ट में है, आप किससे कहेंगी मेरा जज बदल। अगर ममता के दिन इतने बुरे चल रहे हैं, अभी कल मुर्शिदाबाद वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उनको डांटा कि नहीं, जो कुछ ठीक किया है, जो कि कोर्ट कर रही है, हाई कोर्ट कर रही है, एकदम सही कर रही है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कर रही है एकदम सही कर रही है। और आज उनको ईडी वाले मामले में फटकार पड़ गई। हाँ, और अचानक जो है ना वो, अब ये दिख रहा है, ऐसा मुझे तो दिख रहा है कि साहब कि ये जो इन्होंने इलेक्शन कमीशन के साथ में इतनी बदतमीजियां की कि अब इलेक्शन कमीशन जो है वो बिल्कुल कमर कस के उनकी ऐसी तैसी करने को लगा हुआ। आप देखें आप। इलेक्शन कमीशन को साहब ये समझ में आ गया कि नो मैटर हाउ वी ऑपरेट, नो मैटर व्हाट वी डू, इन्हें गाली गलौज करनी ही करनी है। तो उन्होंने कहा फिर ठीक है, हम भी आपको ठीक ही कर दे रहे हैं। तो आप देखिए, इन्होंने कहीं भी इस तरह का वो नहीं, बाकी सब जगह आप देखें बिल्कुल नॉर्मल ऑपरेशन है जैसे होते हैं हर इलेक्शन में। तमिलनाडु में कोई समस्या नहीं, नॉर्मल ऑपरेशन। केरला में कोई समस्या नहीं, नॉर्मल ऑपरेशन। असम में कोई समस्या नहीं, एब्सोल्युटली नॉर्मल। इक्के दुक्के जो चेंजेस होते हैं वो करते ही करते हैं। वो जनरली जो है वो अरे जो यूपी सी में होता है। गृह होम सेक्रेटरी यूपी में भी बदला भाई। अभी पिछले साल 2024 में होम सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश का बदला, और अखिलेश यादव की कंप्लेंट पे बदला।
संजय प्रसाद को हटाया, दीपक कुमार को लगाया। संजय प्रसाद हट गए? नहीं, जब चुनाव खत्म हुआ तो योगी ने फिर बना दिया संजय प्रसाद। अच्छा। तो यही तो पिछले चुनाव में ममता ने भी किया था। जिन जिन अधिकारियों को चुनाव आयोग ने हटाया था, उन अधिकारियों को चुनाव खत्म होते ही ममता ने फिर बना दिया। और खास तौर से वो जो एक मुस्लिम आईपीएस था, जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर था, उसको तो अलग से चुनाव आयोग ने हटाया था, ममता बनर्जी ने फिर दोबारा उसको लगा दिया। तो इसमें क्या है, सब जगह होता है। देखिए, बात ट्रांसफर पोस्टिंग की नहीं है। जैसे आपने कहा सब जगह नॉर्मल चल रहा है, हर जगह इक्के दुक्के 3-4 ट्रांसफर होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बंगाल में इतना क्यों हो रहा है? दूसरा इसको जोड़ के देखता हूं, पूरे हिंदुस्तान में एसआईआर हो रहा है, केवल बंगाल में एसआईआर कराने के लिए न्यायिक अधिकारी उतरे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उतरा, कलकत्ता हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस उतरा, झारखंड और बिहार से न्यायिक अधिकारी बुलाए गए, और एसआईआर अभी तक पूरा नहीं हुआ। क्या तमाशा बना के रखा है? आप देखिए ना, पूरे बाकी सभी हिंदुस्तान जगह, में एसआईआर हो रहा है, बाकी सभी केवल जगह हो बंगाल रहा में है। इतना होता है। केवल बंगाल में प्रॉब्लम, ये तो दिखता है ना, सभी को दिखता है, सुप्रीम कोर्ट को भी दिखता है, इसमें तो ये कोई देखने वाली बात ही नहीं है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे के साथ चीफ सेक्रेटरी चेंज, डीजीपी चेंज, विद इन अ फ्यू आवर्स, विद इन अ अरे फ्यू आज आवर्स 5 ऑफ डीआईजी आज चेंज। बदले हैं, 5 डीआईजी आज भी आज बदले, बदले हैं। आज 12-13 डीएम बदले, डीएम बदले आज। तो ये जो है, इससे मुझे पता चला है कि ममता दीदी के जो कार्यकर्ता हैं, कुछ लोग उनको गुंडे भी कहते हैं, मैं नहीं कहूँगा, कार्यकर्ता हैं, उनमें थोड़ा-सा निराशा का और कुछ लोगों में दहशत का माहौल है। अब कार्यकर्ता सोच रहा है कि जब ममता ने चुनाव क्षेत्र बदल दिया, तो 2-4 अधिकारी बदल दे चुनाव आयोग, तो कौन सी बड़ी बात है। अच्छा, ये भी देखिए, बड़ी कमाल की बात है, लोकतंत्र में और भारतीय लोकतंत्र में मैंने मतलब कितने लोग देखे, इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी, जो एक साथ 2 जगह से चुनाव लड़े, जब उनको लगता है कि साहब दूसरी जगह श्योर नहीं है या पहली जगह श्योर नहीं है। 2014 का चुनाव नरेंद्र मोदी ने गुजरात और उत्तर प्रदेश, काशी दोनों से लड़ा था, राहुल गांधी लड़े, सभी लड़ते हैं। ये पहली बार मैं देख रहा हूं 80 साल में कि एक आदमी ने 2 जगह से पर्चा भरा किसी को घेरने के लिए। शुभेंदु अधिकारी ने सबसे पहले 2 जगह से अपना डिक्लेयर किया कि साहब मैं भवानीपुर से भी लड़ूंगा और नंदीग्राम से भी लड़ूंगा, ममता तुम जाओगी कहां? तो मतलब केवल घेरने के लिए कोई आदमी 2 जगह से तैयार हो जाए, ये मैं फर्स्ट टाइम देखा। कि ऐसा ना हो कि मैं एक जगह से कर दूं, ममता लास्ट डेट पे जाके दूसरी जगह भर दे। लेकिन ममता दीदी की तारीफ करनी पड़ेगी, उन्होंने फिर भी भवानीपुर से अपना कैंडिडेचर चेंज नहीं किया, तो वहीं क्यों से गई लड़ी। भवानीपुर भाई? जाना तो आपका तो सीट तो नंदीग्राम है। नहीं, उनकी मेन सीट तो भवानीपुर ही है। पिछली बार तो वो शुभेंदु अधिकारी को हराने गई थी, वो भी गई थी, तो शुभेंदु अधिकारी उनका जो फेवर है उसको रिटर्न कर रहे हैं, इतना ही कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी क्या अभी भी 2 सीट से लड़ेंगे? हाँ, वो तो लड़ रहे हैं 2 सीट से, लड़ रहे हैं। मुझे लगता है अब उन्हें जरूरत नहीं है ना। अब ममता 1 सीट से आ गई, उन्हें 2 सीट से लड़ने की क्या आवश्यकता है? वो भी 1 सीट खाली कर दे। नहीं, 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 दूसरा कारण दूसरा है, कारण दूसरा है। कारण कोलकाता में किसी तरह से कुछ सीटें निकालने की है कि कोलकाता में जो कोलकाता डिस्ट्रिक्ट है इनका, उसमें 11 सीटें हैं। कोलकाता म्युनिसिपल एरिया जो है, उसमें 11 सीटें हैं। और बगल में है वो नॉर्थ परगना, 24 परगना, उसमें कोई 33-34 सीटें हैं, और उसके बगल में साउथ है, उसमें साउथ 24 परगना, उसमें 32 सीटें। फिर हावड़ा 16, हुगली 16। तो ये जो है, ये आंकड़ा बैठता जाके 106-7 का। ये 106-7 सीटें जो हैं, यहाँ ममता की क्लीन स्वीप होती रही है, उसको ब्रीच करना है, उसका मैसेज है ये शुभेंदु वाला, ये समस्या है जी। चलिए देखिए, पश्चिम बंगाल पे तो पहला ओपिनियन पोल भी आ गया है, और एक वो तो ममता जी के फेवर में है, ममता जी को खुश होना ममता चाहिए। जी के फेवर में जरूर है, और बड़े ह्यूज मार्जिन से है, 50 सीट से है। लेकिन एक दूसरी चीज भी है उसमें कि दोनों के वोट प्रतिशत पे मात्र 2% का अंतर है। और जब 2% का अंतर होता है, मतलब अगर 1% वोट भी इधर से इधर गया तो खेल बदल गया। और वैसे भी जब ये लोग पोल सर्वे करते हैं तो
मार्जिन ऑफ एरर 3-4% लेकर चलते हैं, अगर मार्जिन ऑफ एरर 0 भी मान लिया जाए तो भी केवल 2% का अंतर, 2% का। आप सोच कर देखें, अब तो वो भी नहीं होगा कि साहब 8 बार में चुनाव हो रहा है और गुंडे भी बारी। अच्छा, 8 बार में चुनाव होने में क्या होता था, केवल वोटर नहीं ट्रांसफर होते थे, फर्जी वोट नहीं जाते थे, गुंडे भी जाते थे, इनका कैडर भी जाता था, गुंडे भी जाते थे। तो मतलब फर्जी वोटर भी मूव करते थे अलग अलग फेजेस में, और ये जो गुंडा पार्टी थी वो भी मूव करती। अभी 2 ही बार बिल्कुल में हो रहा है। दूसरी बिल्कुल बात बिल्कुल कि दूसरी बात बाकी स्टेट्स के मुकाबले बंगाल के चुनाव में 14 दिन का अंतर पड़ गया है। तो 14 दिन में चुनाव आयोग के पास पूरा समय है कि बाकी जगह से सेंट्रल फोर्सेस को लाके यहां और झोंक दिया जाए। अभी तो तमाम पहुंच भी गई हैं और भी आ जाएंगी। तो मैं समझ, अच्छा पुलिस अधिकारी सब बदल गए, चुनाव आयोग सीधे बर्खास्तगी की धमकी दे रहा है, सस्पेंशन खत्म करो, वो तो कह रहे हैं हम सीधे बर्खास्त करेंगे। तो मुझे लगता है कि इस अच्छा वहां के हालांकि आप जब पश्चिम बंगाल की पुलिस से बात कीजिए तो दे आर नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं। मेरी अपनी व्यक्तिगत पर्सनली बात हुई पुलिस वालों से, वो कह रहे हैं कि साहब ठीक है, ममता जी है, सब ठीक है, लेकिन ये टीएमसी के गुंडे हमारे थाने में घुस के हमारा कॉलर पकड़ लेते हैं, हमारे घर में फोन करके हमारी फैमिली वालों को धमकाते हैं। तो इवन दे आर नॉट हैप्पी। लेकिन इसमें एक चीज है कि भाई दिस सीनियर पुलिस हायरार्की मे नॉट बी हैप्पी, लेकिन वहां पुलिस वालों को 13 महीने की तनख्वाह मिलती है, पुलिस ऑफिसर्स को, बीडीओज को, और जो भी लोग जो हैं इलेक्शन से कनेक्टेड है उनको सबको 12 महीने की जगह 13 महीने की तनख्वाह मिलती है। और ये कौन देगा? तो अब उन अधिकारियों को मिलेगी जिनका ट्रांसफर होके वापस जो अब लगे हैं चुनाव में। आप सोचिए, अगर नहीं, सभी को इलेक्शन से कनेक्ट हो, भाई अगर इलेक्शन कराने का पैसे मिल रहे हैं तो जो नए अधिकारी आए उनको मिलेंगे। तो मामला तो ठीक ही है, इंटरेस्टिंग हो गया कम से कम। उधर आपके तमिलनाडु और जो केरला के जो ओपिनियन पोल्स आए हैं वो तो बड़े विचित्र हैं। मैं देखे नहीं, बताएं। उधर तमिलनाडु में एनडीए को एज दी है और केरला में एलडीएफ को एज दी है। देखिए, एलडीएफ का तीसरी बार लौटना मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, खास तौर से अभी जो स्थानीय चुनाव हुए थे उसमें आपने कांग्रेस का स्वीप देखा था। और दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो कुछ थोड़ा बहुत जनाधार बनाया है केरल में, वो भी माना जा रहा है कि एलडीएफ से छिटक के आया है। तो ऐसे में नहीं नो नहीं नो 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 ना 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 ना, वो सुने, यूडीएफ का वोट तो बड़ा क्लियर है ना, उनका मुस्लिम क्रिश्चियन एंड ऑल दैट वोट है। आप ये जो कुछ भी इनरोड बन रहा है, जितना भी इनरोड बन रहा है, भाई यूडीएफ का तो एक मुस्लिम वोट बैंक पक्का है, उनका क्रिश्चियन वोट बैंक पक्का है। तो वो आप नहीं काट सकते ना, वो आप नहीं काट सकते। आरएसएस कह रहे हैं हमने 1 लाख ईसाइयों के घर जाके बात किया है, 1 लाख ईसाइयों को उन्होंने घर जाके लफ्ज जिहाद समझाया है। देखिए क्या फर्क पड़ता है। नहीं फर्क पड़ेगा, वहाँ तो चर्च के हिसाब से चलते हैं। वो सीरियन चर्च उनके साथ में है, कैथोलिक चर्च उनके साथ में नहीं है, लेकिन सीरियन चर्च इज वेरी इन्फ्लुएंशियल, दैट इज वन। लेकिन जो कांग्रेस का जो कोर वोट है वो मुस्लिम्स ऑफ मालाबार, दैट इज वन, प्लस क्रिश्चियंस मेजॉरिटी, प्लस नायर। वहाँ नायर कम्युनिटी बड़ी इन्फ्लुएंशियल है, 16-17% उनकी पॉपुलेशन है। और नायर कम्युनिटी, उनका एक नायर सेवा समिति हुआ करती है। मैं उस एरिया में मेरी ड्यूटी लगी थी, एक बार ऑब्जर्वर की, मैंने देखा है। तो नायर कम्युनिटी यूज्ड टू वोट एन ब्लॉक फॉर कांग्रेस, लेकिन अब जो है वो नायर कम्युनिटी में काफ़ी टूट फूट है। और सीरियन चर्च जो है वो न्यूट्रल हो गया है, वो इस बार फतवा नहीं जारी कर रहा है, ऐसी समाचार है। तो सीरियन चर्च इज ऑलमोस्ट हाफ, मोर देन हाफ एक्चुअली। सबसे पुराना चर्च वहाँ पे सीरियन चर्च ही है, तो फिर वहां पे सीरियन आत्मा ऑर्थोडॉक्स। आत्मा की आवाज पे वोट पड़ेगा। आत्मा की आवाज़ पे तो वोट देने वाले बहुत ही हैं, आप जानती हैं। वहाँ पे जो चेंज होता रहा है 5-5 साल में, वो इसीलिए होता रहा है आत्मा की आवाज़ पे।
और देखिए साहब, अनएफिलिएटेड लोग जो हैं वो वेरी लार्ज नंबर। मेरा अपना मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के पास केरल, देखिए असम वो जीत रहे हैं, केरल में और तमिलनाडु में उनके पास हारने के लिए कुछ है नहीं। अगर तमिलनाडु में एआईएडीएमके सत्ता में आ जाती है तो भाजपा पहली बार तमिलनाडु में सत्ता का हिस्सा बन जाएगी और उस पे कैपिटलाइज करके आगे बढ़ेगी। अगर नहीं जीतती है, अगर मानिए स्टालिन लौट आते हैं, तो उस हालत में भी भाजपा फायदे में है, क्योंकि तब एआईडीएमके में विघटन शुरू होगा और उसका फायदा भाजपा को मिलेगा, वो एंटी डीएमके वोट होगा, तो भाजपा और ताकतवर बनेगी। इसी तरह केरल में उन्हें दिक्कत नहीं है, असम में दिक्कत नहीं, दिक्कत उनको जो कुछ है बंगाल में। बंगाल एक ऐसा किला है जिसको भारतीय जनता पार्टी ये इनके प्रकार जीतना चाहेगी, और सबसे डाइसी मामला भी बंगाल में। ना ये तो है, सबसे डाइसी बंगाल में है। तमिलनाडु में भी काफी कुछ डाइसी है। तमिलनाडु में तो कई सारी चीजें हो गई ना। ये भाई लोग जो थे हमारे एनडीए वाले, वो विजय को कोर्ट कर रहे थे, फिर विजय ने कुछ उल्टी पुल्टी बातें कह दी। मुझे विजय तो काफी अनस्टेबल टाइप का बंदा लगता है। वो उसको कर रहे उसकी थे जो पत्नी कि भी यही इनकी कह जो रही नेचुरल वोटर है, जो इनका नेचुरल वोट है उसमें फिट नहीं होता, फिर भी उससे कर रहे थे। वो शायद कोलैप्स हो गया है, ऐसा लग रहा है। कोलैप्स नहीं हुआ है तो कम से कम पॉज पर तो है ही। सो दैट इज टू बी सीन हाउ इट विल गो। तो इलेक्शन से चलते हैं साहब, आपके प्रिय विषय राहुल गांधी पर। ये जो राहुल गांधी ने राज्यसभा की पोलिंग पोल्स की हैंडलिंग की है, इसके बारे में आपका क्या विचार? भाई, राहुल गांधी को कोई दोष नहीं दिया जा सकता, उन्होंने राज्यसभा चुनाव में कोई इंटरेस्ट ही नहीं लिया। तो आप देखिए, आप कहीं वो आपके कैसे नहीं कहीं लिया? बैठे, वो कौन बौद्ध है जिसको इन्होंने टिकट दिलवाया वहां हरियाणा में जो हारता हारता बचा, एक वोट से बच गया। नहीं सो तो भी हरियाणा में वहां पे भोज पे भी गए थे हुड्डा फैमिली के। और आप देखिए कि 80 साल की उम्र में हुड्डा साहब इतनी रात तक काउंटिंग में मौजूद रहे। तो लेकिन आप सोच कर देखें, कांग्रेस को विचार करना चाहिए कि अगर मुस्लिम एमएलए कांग्रेस का साथ छोड़ के भाजपा में जा रहे हैं, जैसा कि आपने उड़ीसा में उस महिला के साथ देखा, मतलब ये भी बड़ी अजीब बात है। राष्ट्रीय जनता दल का जो एमएलए टूटा वो भी मुस्लिम, भाजपा की जो कांग्रेस की जो एमएलए टूटी वो भी मुस्लिम। ये भाजपा के फेवर में मुस्लिम एमएलए टूट रहे हैं साहब, ये तो कमाल हो रहा है। वो सोच रहे हैं ना साहब, मुसलमान भी साथ में आ जाएं, बाकी सब भी साथ में आ जाएं, तो ये जो राहुल गांधी पे बगैर कोई फर्क नहीं है, बगैर मतलब ये परेशान है जो खड़गे साहब नहीं, परेशान है। खड़गे साहब चिट्ठी लिख रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि राज्यसभा में उनकी सीट खतरे में है। उन्हें मालूम है कि मेरा मामला 25 के नीचे गया तो मैं जो नेता विपक्ष बना घूम रहा हूं खत्म हो जाएगा। तो वो तो सिचुएशन आनी ही है देर सवेर। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? खड़गे साहब आज बोल रहे थे, खड़गे साहब का टर्म कब खत्म हो रहा है? इसी साल। अभी तो इस साल की अभी 33 सीटें, 34 सीटें बाकी हैं ना। इसी साल खत्म हो रहा है। तो अगर उनकी राज्यसभा की नेता विपक्ष का पद चला गया तो खड़गे साहब का राज्यसभा में लौटना भी मुश्किल हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। जब ये नहीं, होगा कि वापस तो सब आ नेता, जाएंगे, कर्नाटका से तो आ ही जाएंगे, कर्नाटका में तो कंफर्टेबल जो है। लाएगी गांधी परिवार, जब नेता विपक्ष का पद है ही नहीं तो किसी को भी बैठा दो ना। ऐसे भी देखिए सीटें बहुत कम है और उनके चाहने वाले बहुत ज्यादा है। अभी पवन खेड़ा ही पहुंच जाएंगे बताने के लिए कि साहब मुझे पवन खेड़ा तो एक एक करके सारे राज्य घूमा है ना, आपने देखा। सोनिया गांधी की चिट्ठी लेके गए थे स्टालिन के पास। हाँ, वो तो है। देखिए लेकिन राहुल आप गांधी ने टोटली अब लॉस कर आप ये दिया। देखिए कि राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में कैसी जागृति ला दी है। अगर पार्लियामेंट लगता है कि साहब पार्लियामेंट है, सबको इंटरेस्ट आता है देखने में, क्या आज क्या हो रहा है, कौन से चाय बिस्किट खाए जा रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। हाँ, पहले पार्लियामेंट प्रोसीडिंग थोड़ा बोर हुआ करती थी, कम लोग बहस सुनते थे। अब चूंकि वहां बहस होती ही नहीं, बाकी सब कुछ होता है, तो बहुत लोग पार्लियामेंट देखने लगे। बल्कि अब तो मैंने देखा है कि वो हाथ से कभी इस तरह की बातें भी करने लगे हैं कि बदतमीजी मत कीजिए, उछल कूद मत कीजिए, संसद नहीं है ये। तो अब इस तरह के जोक्स बनने लगे हैं।
तो ये राहुल गांधी के चलते है। लेकिन देखिए इसको, देखिए राहुल गांधी हैज टोटली लॉस्ट कंट्रोल ओवर द पार्टी। उनकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। भूपेश बघेल ने उनकी बात छत्तीसगढ़ में नहीं सुनी, पायलट ने उनकी बात राजस्थान में नहीं सुनी, सिद्धारमैया उनकी बात कर्नाटक में नहीं सुन रहा है। जीरो मतलब पॉइंट, मतलब 0.3 वोट से जीत गए, वरना हरियाणा में तो हैट्रिक होने वाली थी, क्रॉस मतलब हार की। हरियाणा की तो आपने हाल देख लिया, उड़ीसा का आपने हाल देख लिया, बिहार में 3-3 आदमी आपके भाग गए। दिस इज रियली स्ट्रेंज। मतलब कोई और अगर गैरतमंद कोई पानीदार अध्यक्ष होता तो इतने में इस्तीफा दे देता। अध्यक्ष तो कह रही नहीं है, लेकिन डिफैक्टो अध्यक्ष तो है ही है वो ना। वो तो है, लेकिन वो तो मुझको ये बताया था एक बार, बाबू ने बताया था, बाबू ने बताया था कि वो अध्यक्ष या मतलब वो कंट्रोल केवल इसलिए रखना चाहते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी की प्रॉपर्टीज हैं, जो लाख करोड़ से ऊपर से ज्यादा की हैं, उसके ऊपर कंट्रोल उनका बना रहे परिवार का, बाकी उनका कोई इंटरेस्ट नहीं, जिससे कि वो विदेश आराम से आते जाते रहे। वो भी है, और बीच में उन्होंने एक प्रक्रिया शुरू की थी। कांग्रेस पार्टी की जो संपत्तियां हैं, प्लानिंग ये थी कि एक एक करके अपने नाम करा लिया जाए। पर पहली संपत्ति नेशनल हेराल्ड में इतना बड़ा जाम फंस गया है कि अब दूसरी संपत्ति का मौका ही नहीं आ रहा। वरना बात तो हुई थी कि एक एक करके सारी संपत्ति अपने नाम करा ली जाए, पर नेशनल हेराल्ड वाला मामला ही इतना ज्यादा उछल गया कि अगली संपत्ति का मौका नहीं आ रहा है। और वैसे भी जो संपत्तियां हैं राजीव गांधी फाउंडेशन वगैरह में बहुत ज्यादा है भाई, बहुत ज्यादा है। हमारा जो ये भी बड़ा कबाड़ होता था। हम लोग बचपन में थे, सोचते थे, हम लोग को और बताया आनंद जाता था। भवन किसके पास है साहब अभी? वही बता रहा हूँ तो, कि हम लोग बचपन में तो हम बताया जाता था कि देखिए ये जो आनंद भवन देख रहे हैं, अब ये हमारे स्कूल से थोड़ी दूर था, कि इंदिरा जी ने इसको राष्ट्र को दान में दे दिया। हम भी लोग बड़ा इंप्रेस रहते थे कि साहब इतना बड़ा बंगला, इतना शानदार महल राष्ट्र को दान दे दिया। बाद में पता चला वही इंदिरा गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी फाउंडेशन के नाम कर दिया, जिसकी चेयरपर्सन खुद सोनिया है। तो मतलब आप समझिए कि सोनिया जब आती हैं तो पब्लिक के लिए बंद हो जाता है। मैं ये तो देखा ये हूँ ये उसको उसी ये उसी प्रकार का दान है जैसा बिल गेट्स ना, गेट्स फाउंडेशन वो दे देते हैं सब कुछ। ये उसी प्रकार के दान करते हैं। हाँ, जितनी भी आपके मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज हैं भारत की भी, वो सब अपना अपना ट्रस्ट खोले हुए हैं, उसमें दान देती रहती हैं। वो आपका CSR भी सब उसी में ही जाता है। CSR भी उसी में जा रहा है सर। तो इस तरह से चलता रहता है। जो तुम्हारा है वो मेरा है, और जो मेरा है वो मेरा है ही। ये तो किसी फिल्म में था। और ये मुझे याद नहीं। यस, ये किसी फिल्म में था। संजय दत्त था और वो दत्त पाठक चाप। तो ये वाला सिस्टम है, ये सिस्टम ठीक चलता है, अच्छा चलता है, ऐसे सिस्टम को चलते रहना चाहिए। तो आज आप धुरंधर देखने जा रहे हैं कि नहीं? अब आज नहीं जा रहे हैं। अब आप यहाँ से लौट के देखते हैं। आप ऐसा करिए ना, आप उसी दिन शाम को आप सबका धुरंधर का शो रख दीजिए वहीं मुंबई में, सब लोग साथ देखते हैं। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन वो चेक करना पड़ेगा। ऑपरेशन, जो हमारा जो ऑपरेशन डिवीजन है, उससे पूछना पड़ेगा। आई अंडरस्टैंड। तो ये भी ठीक है साहब। फिर आप ये बताइए, और आगे चले तो आप बताइए कि आपके यहाँ हाई कोर्ट ने संभल के मामले में बड़ा जोरदार जजमेंट दिया, मैंने सुना। देखिए फिलहाल जस्टिस आप जस्टिस मस्जिद जो है वो कहीं भी बना सकते जस्टिस अतुल श्रीधरन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जज थे। हैं। फिर वो अपने डिमांड पे जम्मू कश्मीर चले गए। अपने फिर डिमांड पे? अपनी डिमांड पे
उसके बाद शायद उनकी डिमांड पे या कैसे फिर मध्य प्रदेश आ गए। फिर उनको मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ तबादला किया गया। तो ये हुआ छत्तीसगढ़ में तो कॉलेजियम में आ जाएंगे, तो वो तबादला कैंसिल किया गया। फिर उनको इलाहाबाद भेजा गया कि हाँ यहाँ पे रहेंगे सीनियर, पर कॉलेजियम में नहीं आएंगे। तो इनके इतने तबादले हो चुके हैं कि वो थोड़ा नाराज रहते हैं। तो अब वो जो, अब देखिए बात वो क्या कह रहे हैं, बात समझिए। दिस इज समथिंग वेरी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ एक्चुअली। उनके साथ जो जज बैठे हैं नंदन साहब, वो अभी तुरंत जज में अभी एकदम यंग है, तो जस्टिस श्रीधरन बेंच को लीड कर रहे हैं। अब वो कहते हैं कि क्या एक हिंदू घर में सामूहिक पूजा नहीं हो सकती? एक हिंदू घर में, मेरी बात सुने, एक हिंदू घर में मानिए अखंड रामायण हो रही है, सत्यनारायण की कथा हो रही है। अरे भैया 4-4, 5-5, 6-6 साल में अगर किसी की एक पूजा हो जाए बहुत बड़ी बात है। उसको आप रोज की 5 टाइम की नमाज से कैसे कंपेयर कर सकते हैं भाई? हाउ इज इट पॉसिबल? एक हिंदू घर में सत्यनारायण की कथा सालों साल में एक बार होती है, सालों साल में। उसको भाई एक हिंदू घर में सामूहिक पूजा कौन सी होती है? मोटी मोटी 2 होती है, एक होती है सत्यनारायण की कथा और एक होती है अखंड रामायण। यही तो होता है ना। बाकी तो आदमी अपना खुद व्यक्तिगत रूप से कर लेता है। आप खुद सोच लीजिए, आपके आखिरी बार कभी आपके वो देवी माँ का रथ जगह वगैरह हो जाता है। और अरे वो घर में नहीं होता, रथ जगह घर में नहीं होता, कॉलोनी में होता है। घर में नहीं होता है, वो सड़क पे होता है रथ जगह। घर की फ्लैट की बात कर रहे थे जैसा, घर में आप खुद सोच लें कि आप क्या आखिरी बार सत्यनारायण जी की कथा कब हुई थी या अखंड रामायण कब हुई थी? हाँ, तो ये सालों साल में कभी एक बार हो जाए, उसको आप कंपेयर कर रहे हो कि अगर आप फर्ज कीजिए आपकी कॉलोनी में, आपकी बिल्डिंग में, आपकी सोसाइटी में, आपके बगल वाली फ्लैट में अगर एक मस्जिद खुल जाए और दिन में 5 बार उससे अजान दी जाए, क्या कंपैरिजन है भाई? कैसे बोल रहे हैं? अब दिक्कत ये कि कोई वकील वहां खुल के बोल नहीं पाता कि माय लॉर्ड हाउ कैन यू कंपेयर द टू? दोनों में क्या कंपैरिजन है? पहली बात। दूसरी बात, वहां पे गांव का समझौता था, गांव वालों ने आपस में समझौता किया था कि बाहरी लोग नहीं आएंगे वरना माहौल खराब होगा। आपने गांव का समझौता की वजह से जिला प्रशासन ने लागू किया। तीसरी बात, आप मतलब ये अजीब बात है कि असंभव स्थिति हम उत्पन्न करेंगे, उसके बाद कानून और व्यवस्था तुमको देखनी नहीं देनी तो इस्तीफा दे दो, और कानून व्यवस्था देखने में अगर तुमसे लाठी चल गई, गोली चल गई तो उसकी भी जांच हम करेंगे। ये किस तरह की बात है भाई? ये तो आपको बताऊं संजय सर, कोई और सरकार होती तो अब तक एकदम घुटनों पे आ गई होती। ये तो योगी सरकार है जो रोज भिड़ी हुई है। नहीं साहब, नहीं होने देंगे। अच्छा, अभी कर तक लो, सबको बुला लो, कमरे बुला लो, अगर नहीं आए डेट बाउंड टाइम बाउंड नहीं आए सजा होगी, उसके बाद भी भिड़ी हुई सरकार। मेरे से अक्सर योगी सरकार में बहुत सीनियर अधिकारी कहते हैं, कई लोगों ने मुझसे कहा, क्या साहब हमारी जान पे बनाती है कोर्ट में, महाराज जी मानते नहीं। एक को तो अंदर भी कर दिया था ना, लेकिन वो तुरंत जाके सुप्रीम कोर्ट जाके छुड़वा लाए थे। आप बताएं, आप मुझसे सीनियर हैं, इज देयर एनी कंपैरिजन बिटवीन द टू केसेस? नो। दूसरी बात ये है कि देखिए दोनों की जो थियोलॉजी है वो अलग है भाई। वहां तो एक मस्जिद जो है, अरे भाई थियोलॉजी छोड़ दे, जहाँ प्रैक्टिकल अप्रोच देखे ना, प्रैक्टिकल अप्रोच। अगर आपके बिल्डिंग में एक फ्लैट में मस्जिद बन जाए, अगर ये हाईकोर्ट का आदेश स्टैंड कर गया, तो एक एक बिल्डिंग, एक एक सोसाइटी के एक एक फ्लैट में मस्जिदें होंगी और उन मस्जिदों से 5 बार अजान दी जाएगी और उन मस्जिदों के बहाने, उसमें नमाज पढ़ने के बहाने पूरे मतलब जिले भर के लोग वहां पे आएंगे और आप किसी को अपनी सोसाइटी में रोक नहीं पाएंगे। किस तरह की बात कर रहे हैं आप? आपको याद हो इसी तरह का केस हुआ था गुड़गांव में, जब वहाँ पार्क में बाहर के लोग आके अचानक जो है वो फ्राइडे को नमाज पढ़ना शुरू कर दिए थे। हमारे यहाँ हंगामा कंपनी हुआ का था, फिर रोका गया था। हमारे चंद्रशेखर आजाद उद्यान में भी यही हो रहा था। तब मैं हरशंकर जैन जी को लेके आया, ऐसा हुआ यहाँ पे 26 मज़ारें बन गई, एक मस्जिद बन गई। तो मैं हरशंकर जैन जी को लेके आया, हम दोनों ने गए, पूरा दौरा किया। तो उन्होंने कहा यार ये तो बड़ी बुरी हालत है। फिर हम लोगों ने यहाँ पे हाई कोर्ट पे PIL किया। कोविड के दौरान आदेश हुआ, ये तो कहिए योगी सरकार थी। 4 बजे मैंने आदेश की कॉपी लिया, 4:15 पे मैंने उसको जिला प्रशासन को सर्व कर दिया। 6 बजे से बुलडोजर चलने लगा और सारी मज़ारें टूट गई, सारी मस्जिद टूट गई। आज अभी भी खाली है या वापस कब्जा शुरू हो गया? अरे नहीं, एकदम खाली है, एकदम खाली है। चूंकि मुझे उस उद्यान से बहुत प्रेम था, मेरे स्कूल के सामने का था, मेरा बचपन उसमें बीता हुआ है और वहां पे तराबी पढ़ी जाने लगी थी, वहां नमाज पढ़ी जाने लगी थी। पूरे इतना बड़ा वो भारत के सबसे बड़े उद्यानों में से एक है,
उसपे पैर रखने की जगह नहीं बच रही थी। मैं जैन साहब का बड़ा आभारी हूं। कितना इलाका कब्जा लिया था उसका? देखिए, जो नमाज हो रही थी उसके करीब करीब मान लें 1/3 इलाके में हो रही थी, पर बाकी के 1/3 भाई बहुत, मैं कहता हूं ना 10,000 आदमी आ रहा था। मैंने वहां पे मुस्लिम से पूछा कि आप कहां से आ रहे हैं, तो साहब वो हमको जो अपने लोकेशंस बता रहे थे, कोई हमारे शहर से 30 किलोमीटर दूर, कोई 35 किलोमीटर दूर। तो हमने कहा आप इतनी दूर नमाज पढ़ने क्यों आ रहे हैं? तराबी होती है उसमें ना। तुमने कहा रमजान, हमने कहा तराबी पढ़ने इतनी दूर क्यों आ रहे हैं रमजान में 35 किलोमीटर से? तो उन्होंने कहा साहब शहर काजी ने कहा है, यकीन करें, शहर काजी ने कहा है कि जो आदमी जिले में जहां भी नमाज पढ़ रहा हो, जहां भी तराबी पढ़ रहा हो, उसको छोड़ के यहीं आ जाए। पब्लिक स्पॉट कब्जा होना था, हो गया कब्जा। कोविड ये के बताएं, दौरान, ऑनलाइन हियरिंग के दौरान, कोविड के दौरान जैन साहब ने दिल्ली से ऑनलाइन हियरिंग किया और हमारे चीफ जस्टिस थे, शानदार चीफ जस्टिस थे, उन्होंने आदेश किया। 4 बजे मैंने कॉपी लिया, 4:15 4:30 तक मैंने यहाँ कमिश्नर साहब को दिया। दिल्ली, उन्होंने लखनऊ बात किया, मैंने भी लखनऊ बात किया। 6 6:30 से जनरेटर बुलडोजर चलना शुरू हो गया, रात भर चला, सब चपटा हो गया। अब देखिए वहां गुलाब की क्यारियां हैं। तो ये जो संभल वाला केस है, इसमें योगी सरकार ने आदेश नहीं माना? अभी अरे भाई, फिर क्यों कंटेम्प्ट हो रहा है? आप सोचिए ना, इतना क्यों नाराज है जज साहब? योगी योगी सरकार क्या है, सरकार है ना, आप समझिए। तो इज नॉट जस्ट, वो माने को नहीं तैयार है। वैसे यहाँ राजस्थान में एक एक्ट है, तो मैंने उत्तर प्रदेश में बता भी दिया कुछ लोगों को, भैया कि उसी एक्ट की कॉपी कर लो, काम हो जाएगा। रिलीजियस बिल्डिंग्स एंड प्लेसेस एक्ट 1954। क्योंकि मैं जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था बाड़मेर में, तो ये तबलीगियों का बड़ा आना जाना शुरू हो गया था, और वहाँ पे वो मस्जिदें और पता नहीं क्या क्या बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो उसी का उपयोग करके मैंने उनको सबको रोका, नहीं यहाँ बनने तो देंगे। कोई एक्ट नहीं है, यहाँ तो योगी सरकार ने एक आदेश जारी कर दिया है कि किसी भी नई मस्जिद या किसी भी नई इबादतगाह या किसी भी नए मंदिर को बनाने से पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेनी होगी। हाँ, तो उसको लेजिस्लेटिव बैकिंग दे दें, और तो क्या है। योगी सरकार में तो कितना टाइम लगता है, वो तो तुरंत ऑर्डिनेंस ले आते हैं। पिछली बार यही हुआ था, पिछली बार जब वो नाम वाम लिखने वाला मामला था, कहा पहले लेजिस्लेशन वो ले आए, उसको लेजिस्लेटिव बैकिंग दे दी उन्होंने। अब क्या करेंगे? आप देखिए, मेरी बात सुने, ये केवल जस्टिस श्रीधरन साहब का एक अपनी जिद है, मुझे लगता नहीं चलेगी। बहुत होगा तो इस पे अपील में जाएगी सरकार। अब चूंकि वो ऑलरेडी डिवीजन बेंच है, बाय सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, देखेंगे क्या होगा। लेकिन दिस जस्ट कैन नॉट बी अलाउड कि कोई भी आदमी अपने घर के ड्राइंग रूम को मस्जिद बना दे। हाँ, ये तो अनहर्ड ऑफ है, बड़ी अजीब सी बात है। तो आइए आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, अनुपम जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।